मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ऑनलाइन क्लास ली थी। कुछ बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं थोड़े से सिलेबस को रिवाइज कर दूं शुरुआत से। मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे रेगुलर नहीं आते उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है दास वंश या स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी से पहले जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदुस्तान पे आए थे, उनका केवल उद्देश्य ये रहा था कि यहाँ से धन को लूटे, इस्लाम का प्रचार करें, उसके बाद वापस लौट जाए। पर मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में अपने को इस्टेब्लिश होने का प्लान बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान पे जीते हुए प्रदेशों की जिम्मेदारियां कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की अचानक डेथ हो गई थी, तो लाहौर के निवासियों ने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की बहुत सेवा कर रखी है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंहासन पर बैठाना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं थे, उनकी बेटियां ही बेटियां थी, इसलिए जनता के कहने पर 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना करी। दास वंश को दास वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के जो मेन रूलर किंग थे वो सब दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और बलबन इल्तुतमिश का दास था। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में 4 साल तक शासन किया। उनको यहाँ पे बहुत कम समय मिल पाया था और वो चौगान खेल कर रहे थे। घोड़े से गिरने से अचानक उनकी डेथ हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी, तो लाहौर की जनता ने उनके पुत्र आराम शाह को दिल्ली सल्तनत में बैठाने के लिए चुना। आराम शाह एक अयोग्य व्यक्ति था, उसे शासन संबंधी किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी, न ही उसको किसी प्रकार का काम आता था। दिल्ली की जनता उसके 6 महीने के शासन से ही बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। दिल्ली की जनता ने एकदम से हल्ला किया, कहा कि यह एक अयोग्य शासक है, इससे अच्छा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद या दास इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत में बैठाना चाहिए, जो उस समय बदायूं के सूबेदार थे। जनता के आग्रह करने पर इल्तुतमिश दिल्ली आ गए और उन्होंने आराम शाह को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में संभाली। मध्यकालीन भारत का इतिहास या दिल्ली सल्तनत का इतिहास इस बात का साक्षी है। यद्यपि दास वंश की स्थापना या दिल्ली सल्तनत को इनिशियल स्थापित कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर उसे परमानेंट तरीके से जो इस्टेब्लिश किया था वो इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश कौन थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। इल्तुतमिश इलबारी के कबीले का एक तुर्क था, जो बहुत इंटेलिजेंट था, दिखने में भी बहुत सुंदर था। उसके माता पिता उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसके भाई लोग उसको देख के चिढ़ा करते थे। उसके भाइयों ने उसे जमालुद्दीन नामक मर्चेंट को बेच दिया था, और जमालुद्दीन नामक मर्चेंट ने उसको मोहम्मद गौरी को सेल करना चाहा, पर मोहम्मद गौरी ने कहा कि वो है उसकी रियल कीमत नहीं दे
सकता या रियल प्राइस नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, मैं मैं कुतुबुद्दीन ऐबक को एक लेटर लिखता हूँ और कुतुबुद्दीन ऐबक इसको खरीद लेगा, आप कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलिए। मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बड़े बूढ़ों की बात बिल्कुल सच निकलती है, या एक्सपीरियंस इंसान की बात एकदम सच निकलती है। इस प्रकार से मोहम्मद गौरी की बात एकदम सच निकली, जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी की विषम परिस्थितियों में या सम परिस्थितियों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का हर समय साथ दिया था, उसी तरीके से इल्तुतमिश ने भी हर दम पर कुतुबुद्दीन ऐबक का साथ दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर को पूरे अच्छे से संभाला। इल्तुतमिश एक इंटेलेक्चुअल इंसान था। इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठते ही कुतुबुद्दीन ऐबक के नजदीकी रिश्तेदारों ने उसे बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू किया कि हम लोग नजदीकी होते हुए भी इस गुलाम को क्यों शासन पर बैठा रखा है, या फिर ये दामाद बन के सिंहासन पर क्यों बैठा है। तो इल्तुतमिश ने उन सब लोगों का निपटारा अपने दिमाग से किया, कुछ रिश्तेदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कुछों को युद्ध में पराजित कर दिया और मंगोलों का सामना भी इल्तुतमिश ने डट करके किया था। और जो लोग राज्य से रिलेटेड लोग थे, जो इल्तुतमिश को देख के खुश नहीं थे, उन लोगों का इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया 40 लोगों का, जिसे तुर्का और चहलगानी के नाम से जाना जाता था। उसने उन 40 लोगों को प्रॉमिस किया कि मैं अपने राज्य का जो भी डिसीजन लूंगा वो सब डिसीजन आपके कहने पे ही लिया करूंगा, या मेरा कोई भी राज्य से रिलेटेड डिसीजन होगा तो मैं उसमें आप लोगों की ओपिनियन लिया करूंगा। तो वो लोग भी एक तरह से खुश हो गए कि हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं, ऐसा ग्रुप बनाया और वो ग्रुप इल्तुतमिश को राज्य से संबंधित कार्यों में अपनी ओपिनियन देता था और इल्तुतमिश उनकी बातों को मानता भी था, क्योंकि इल्तुतमिश को इस बात का पता था अगर थोड़ी बहुत ओपिनियन इनसे नहीं ली जाए तो ये राज्य के कार्य में परेशान कर सकते। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पूरी तरीके से अच्छे से शासन किया। और इल्तुतमिश को इस बात का आभास था कि उसके पुत्र इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, अयोग्य हैं, उनमें राजा बनने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना नॉमिनी अपनी बेटी रजिया को बनाया। उन्होंने रजिया को पूरी एजुकेशन दी, वो एजुकेशन भी दी जो आगे चल के राज्य कार्य में भी आवश्यक होती है। उन्होंने रजिया के नाम से सिक्के भी चलाए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पुत्र उनकी बागडोर को अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। उनकी लड़की में यह गुण कूट कूट के भरा है। तो जब 1236 ईस्वी में रजिया की मृत्यु हुई तो अमीर लोगों ने 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो अमीर लोगों ने रजिया को शासन पर बैठाने से मना कर दिया और राज दरबार में जो लोग काम करते थे उन्होंने भी कहा कि हम एक स्त्री को सिंहासन पर बैठता हुआ नहीं देख सकते। तो उन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सिंहासन पर बैठा दिया था। रजिया बहुत इंटेलिजेंट थी। जब रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी सौतेली माँ ने जनता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया तो रजिया सामने आई। उसने कहा कि मेरे पिताजी की बात बिल्कुल सच निकली कि मेरे भाई अयोग्य हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई एबिलिटी और एलिजिबिलिटी नहीं है कि वह दिल्ली सल्तनत की बागडोर को बहुत अच्छे से संभाल पाए। तो उनकी बात आज सच निकली। उसने अपने भाई और माँ को कारावास में बंद किया और रजिया सुल्ताना के रूप में सिंहासन पर बैठ गई। रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला थी। पहली और दिल्ली सल्तनत की ही नहीं, वह पूरे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पहली और आखिरी महिला थी जिसने डायरेक्ट तौर पे शासन किया था। रजिया के बाद नूरजहां ने शासन किया था, उसने इनडायरेक्ट किया था। फ्रंट में जहांगीर को रख रखा था
और इनडायरेक्ट तरीके से शासन किया था। पर रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला थी जिसने डायरेक्ट तरीके से पूरी शासन की जिम्मेदारियों को संभाला था। और इस प्रकार से रजिया ने दिल्ली सल्तनत की जिम्मेदारी 3.5 साल तक चलाई और लड़कियों का सम्मान बनाए रखने के लिए उसने ट्राउजर भी पहना, कोट भी पहना और डायरेक्ट तरीके से शासन किया। जो लोग लड़कियों के उस समय लड़की का पैदा होना ही बहुत भारी समझा जाता था। लोगों के मन में भावना थी लड़की बड़ी होगी, अगर कोई आक्रमणकारी उठा के लेके चले गया तो फिर हम क्या करें। उनको ये डर नहीं लगती कि लड़की का पैदा होना गलत है, उन्हें ये लगता था कि लड़की के साथ गलत होगा तो फिर हमारा क्या। तो ऐसी स्थिति में लड़कियों के मान को बढ़ाए रखने के लिए उसने याकूत नामक इंसान के साथ अपने अफेयर को भी एक्सपोज किया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और रजिया ने अल्तुनिया के साथ अपना विवाह किया था और 1240 ईस्वी में कुछ डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। उसके बाद अमीरों ने इल्तुतमिश के छोटे बेटे नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बैठाया। वह बहुत सीधे साधे प्रवृत्ति का और एक अच्छे चरित्र का इंसान था। उसने सिंहासन की पूरी जिम्मेदारी बलबन को दे दी थी और बलबन से कहा था कि ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हें और मुझे प्रजा के सामने लज्जित होना पड़े। और इनडायरेक्ट बलबन पूरा शासन उसका रन करता था। और 1266 ईस्वी में जब नासिरुद्दीन महमूद की 1266 में डेथ हो गई थी तो बलबन सुल्तान के रूप में सामने आए। अब बलबन कौन था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था। जब वो छोटा था उसे मंगोल पकड़ के ले गए थे। मंगोलों ने उसे जमालुद्दीन नामक व्यापारी को भेज दिया था और जमालुद्दीन नामक व्यापारी ने उसे इल्तुतमिश को भेज दिया। इल्तुतमिश ने बलबन की काबिलियत को देख करके जो 40 लोगों का ग्रुप बनाया था तुर्का चहलगानी, उसमें बलबन को हेड के तौर पे अपॉइंट कर दिया था। रजिया सुल्ताना के शासनकाल पे रजिया सुल्ताना ने उनका प्रमोशन कर दिया और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 20 इयर्स तक बलबन ने इनडायरेक्ट तरीके से शासन किया था। तो बलबन को सिंहासन पर बैठने से पहले स्लेव डायनेस्टी को चलाने का पूरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पूरी नॉलेज थी कौन लोग उसका कहना मानेंगे, कौन लोग नहीं मानेंगे, कौन लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, कौन लोग उसके पक्ष में रहेंगे। तो बलबन को पता था जो 40 लोगों का ग्रुप इल्तुतमिश ने बना रखा है वो कहीं पर भी उसकी कार्यों पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। जैसे बलबन सिंहासन पर बैठा उसने उस 40 लोगों के ग्रुप को खत्म कर दिया था। और बार बार सुल्तान बदल रहे थे तो जनता के मन में सुल्तानों के प्रति सम्मान की भावना कम हो गई थी। बलबन ने सुल्तानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री का लॉ लागू किया। जैसे कि हिंदू में कहा जाता था डिवाइन थ्योरी में कहा जाता था राजा भगवान का अवतार होता है और उसकी आज्ञा भगवान की आज्ञा होती है। ऐसे ही बलबन ने कहा सुल्तान अल्लाह का रूप है और उसकी आज्ञा भगवान की आज्ञा होती है। भगवान धरती पर खुद नहीं आते, सुल्तान को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते, क्योंकि उसके मन में था जो सुल्तान के प्रति जनता के मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गई है या सुल्तान का सम्मान कम हो गया है, उस सम्मान को वापस दिलाने के लिए और उसने राजा के सम्मान को बढ़ाए रखने के लिए ये भी कहा कि राजा को प्राइवेसी में रहना चाहिए, जनरल लोगों से नहीं मिलना चाहिए, न ही किसी के सामने हंसना चाहिए, न किसी के सामने रोना चाहिए। जब उसके बेटे महमूद की डेथ हो गई थी तो उस समय भी बलबन जनता के सामने रोता नहीं था, अकेले कमरे में जाकर के रोया करता था। तो उसने उन रूल रेगुलेशंस को पूरी तरीके से लागू किया था। एक बार एक दिल्ली का मर्चेंट बलबन की सभा में आया, बलबन के दरबार में आया। उसने कहा अगर बलबन मुझे एक बार दर्शन दे देगा तो मैं
अपनी पूरी संपत्ति बलबन को दान में दे दूंगा। बलबन ने मिलने से साफ मना कर दिया। और बलबन ने ब्लड और आयरन पॉलिसी बनाई थी, जिसके ब्लड और आयरन लौह रक्त नीति का सिद्धांत। बलबन की ब्लड और आयरन पॉलिसी आपके यहाँ पे कभी 20 मार्क्स में बलबन पूछा जाता है। तो बलबन की ब्लड और आयरन पॉलिसी थी, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको इतना ज्यादा पनिशमेंट दे दिया जाए कि वो दोबारा से अपराध करने का साहस न कर सके। इस प्रकार 1286 ईस्वी में जब मंगोलों ने आक्रमण किया और बलबन की बेटी की डेथ हो गई थी, बलबन बहुत इनसिक्योर हो गया था। यद्यपि वो उस समय जीत चुके थे मंगोल लोगों से, पर पुत्र शोक में उसे बहुत बड़ा शौक लग गया था और 1286 में ही कुछ समय में बलबन की भी डेथ हो गई। और बलबन के बाद दिल्ली ये स्लेव डायनेस्टी में कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था जो बहुत अच्छे से सिंहासन को संभाल सके। तो स्लेव डायनेस्टी में एक जलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति कार्य करता था, उसने इस डायनेस्टी को कैप्चर कर लिया और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। और इस प्रकार से यहाँ पे आपकी स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और हमारा सिलेबस मुगल एम्पायर पे पहुंचा है। कल मैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाऊंगा। वो बच्चे जो रेगुलर नहीं आते, पढ़ने का तरीका कैसा होता है, उसके लिए मैंने छोटा सा लेक्चर दे रखा है। और बाकी का हम लोग कॉलेज से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। किसी को कहीं से कोई डाउट होता है तो वो भी मेरे से क्लियर कर लेगा। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा और मैं अगला लेक्चर फिर डिलीवर